नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 137 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लॉसलेस मीडिया पढ़ा था। और उससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने कि एक जनरल केस डिस्कस किया था। वो क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक था। तो अब कंडक्टिंग मीडिया में हमको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोपेगेट करती है, अगर ये पढ़ना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक जनरल केस पता होना चाहिए। और जो कंडक्टिंग मीडिया है वो क्या है, उसी जनरल केस का एक स्पेशल केस है। और जनरल केस या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया क्या है, उसी का एक स्पेशल केस है। बस हमें ये जानना है कि कंडक्टिंग मीडिया होता कैसा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को उठा के कहाँ लगा देना है, जो इन जनरल केस में जो हमारे पास रिजल्ट आ रखे हैं वहाँ लगा देना है। हमारा क्या आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले हेड डालो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया। और कंडक्टिंग मीडिया क्या होता है वो देखो। अब कंडक्टिंग मीडिया का मतलब क्या होगा, इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, यानी इट हैज ए वेरी हाई कंडक्टिविटी। इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, इट इज इन्फिनिटी, यानी इनफाइनेटली हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी। यानी अगर मैं किसकी बात करूं, कंडक्टिंग मीडिया की बात करूं, कंडक्टिंग मीडिया या फिर मीडियम, तो कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है, ए मीडियम सेड टू बी कंडक्टिंग मीडियम हैविंग वेरी हाई कंडक्टिविटी। क्या होती है कंडक्टिंग मीडिया, क्या होता है, हैविंग वेरी हाई कंडक्टिविटी, HIGH, हाई कंडक्टिविटी। और दूसरी चीज क्या होगी, अब इसकी जो परमिटिविटी और परमेबिलिटी होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। एंड फाइनाइट परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। ओके, परमेबिलिटी। ठीक है, बात समझ आई। परमिटिविटी क्या होती है, दिस इज एप्सिलॉन, परमिटिविटी एप्सिलॉन हो गया। एंड और जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, म्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास सिग्मा होगा, दिस इज अप्रॉक्स इन्फिनिटी, लगभग क्या होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। और जो मेरे पास परमिटिविटी होगा वो कितना होगा मेरे पास, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और जो मेरे पास म्यू होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। एंड हियर जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमेबिलिटी है। और जो म्यू आर है वो क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, सॉरी परमेबिलिटी है, और ये क्या है मेरे पास, रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, समझ में आई इतनी बात। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि मतलब जो सिग्मा है वो बहुत लार्ज है, लेकिन कितना लार्ज है, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा ना कि भाई इतना लार्ज है। हमने इन्फाइनेटली लार्ज तो बोल दिया, बहुत हाई है बोल दिया। अब इन्फिनिटी से कोई चीज तो होती है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा कि हम ये बोलेंगे कि भैया ये इससे ज्यादा होगा। तो जो सिग्मा होता है, ऐसा मान लिया गया कि सिग्मा इज वेरी ग्रेटर देन ओमेगा इंटू एप्सिलॉन। ओमेगा क्या है पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो एप्सिलॉन है वो क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडिया है या परमिटिविटी ऑफ कंडक्टिंग मीडिया है। जो एप्सिलॉन जो सिग्मा होगा वो हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, किससे, इस क्वांटिटी से। और यहां से एक चीज निकल के आई मेरे पास क्या, कि दिस सिग्मा अपॉन ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा मेरे पास, 1 से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको एक लिमिट टाइप ही रख दी, या बोल सकते हैं कितना बड़ा होगा, कि भैया इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जो मेरे पास एक क्वांटिटी है ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा। हमें पता है कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा, कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी ना भाई, कि हाँ भैया इतना होगा ये। तो वो लिमिट क्या है, बोल सकते हैं जो वो कंडीशन है वो ये है कि सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपेयर टू ओमेगा एप्सिलॉन, कि एक क्वांटिटी है हमारे पास दैट इज ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, उससे जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई इन कंपेयर टू 1, यानी 1 से क्या होगा, बहुत ज्यादा, सॉरी उल्टा हो रहा है, तो लेस होगा ना,
हाँ सही है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा किससे, 1 से, यानी 1 इज़ वेरी वेरी लेस देन इन कंपेयर टू दिस थिंग, यानी 1 को इसके कंपेयर में क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पहले दूसरी चीज़ हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास कंडक्टिंग मीडिया है, अब कंडक्टिंग मीडिया कहते हुए हमारे दिमाग में ये मतलब पहला ख्याल आता है कि इसमें चार्ज तो होगा ही होगा, चार्ज होगा, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा मीडियम कैसा है, चार्ज फ्री मीडियम है। जैसे कि हमने जो मोस्ट जनरल केस हमने डिस्कस किया था, वहाँ भी हम क्या अज्यूम करके चले थे कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, चार्ज फ्री मीडियम है। तो यहाँ पर भी हम उसी जनरल केस का क्या है, स्पेशल केस है, इसका मतलब हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, चार्ज फ्री मीडियम है। एंड अज्यूमिंग दैट our medium is चार्ज फ्री, हमारा मीडियम क्या है, चार्ज फ्री है, कहने का मतलब रो इक्वल टू कितना है, 0 है, एंड चार्ज फ्री है, और दूसरा क्या है मेरे पास, लीनियर है, कैसा है, लीनियर है, एंड लीनियर कैसा है हमारे पास, लीनियर है। लीनियर कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो D इक्वल टू होगा, D वेक्टर इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा मेरे पास, एप्सिलॉन इनटू ई के बराबर होगा, और जो हमारे पास B इक्वल टू होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास, म्यू इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ से निकल के आती है, जब हमारे पास जो मीडियम होता है कैसा होता है, लीनियर होता है, या बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक जब होता है लीनियर होता है, तब इस टाइप की कंडीशन हमारे पास निकल के आती है। नाउ अब हमारे पास पता चला कंडक्टिंग मीडिया क्या है और कैसा कंडक्टिंग मीडिया हमारे पास है। अगर मेरे को इतनी चीज़ें पता है ना, अब मैं अगर इस पूरे लेक्चर को यहाँ पर खत्म भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सिंपल क्या करना है, जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, जो हमारे पास पहले ही फॉर्मूले इन जनरल केस के लिए हमने ड्राइव कर रखे हैं, उनमें ये कंडीशन लगा देनी है। जो नए फॉर्मूले निकल के आएंगे वो फॉर्मूले किसके लिए होंगे, कंडक्टिंग मीडिया के लिए होंगे। जो कितना सरल है, तो करें एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर हम वेव इक्वेशन देखेंगे, कि या फिर उससे पहले मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं। नाउ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर आवर मीडियम, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर आवर मीडियम, यानी अवर मीडियम का मतलब कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0, बिकॉज रो इक्वल टू कितना है, 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू, और कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शियल एच डिवाइड में कितना आ जाएगा, पार्शियल टी आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास कितनी, कर्ल ऑफ एच, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, अगर मेरे पास कितना, सिग्मा इंटू ई, और प्लस कितना आ जाएगा ये एप्सिलॉन, और इंटू कितना आ जाएगा, पार्शियल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, पार्शियल टी आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज मैक्सवेल इक्वेशन 2, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस वन इज मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4। तो दीज आर मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ए कंडक्टिंग मीडिया। ठीक, समझ में आई बात? ओके, ना अब देखो, अब हमारे पास क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, तो अब क्या ड्राइव करेंगे, यहाँ से हम वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने मोस्ट जनरल केस के लिए ड्राइव कर रखा है, तो उन्हीं इक्वेशन को वहाँ से उठा कहाँ पुट कर देंगे, हम इधर पुट कर देंगे। नाउ वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच इन कंडक्टिंग मीडिया, कंडक्टिंग मीडियम। देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन फॉर ई, सबसे पहले किसका देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन देखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू लाप्लासियन ऑफ ई, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, गामा स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, पार्शियल स्क्वायर ई, ये आता है नहीं, कितना होता है, गामा स्क्वायर, और इंटू कितना आता है, ई आता है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर वेव इक्वेशन फॉर ई। ये क्या होता है हमारे पास, वेव इक्वेशन फॉर ई होता है। तो इसे क्या करो, इसके ब्रैकेट में बंद कर दो। सिमिलरली किसका लिखो, फॉर एच, जो हमारे पास वेव इक्वेशन निकल के आती है, दिस इज डेल स्क्वायर एच, एंड माइनस का गामा स्क्वायर, और इंटू कितना आता है एच, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर वेव इक्वेशन फॉर एच। तो ये क्या निकल के हमारे पास, वेव इक्वेशन फॉर ई एंड वेव इक्वेशन फॉर एच। सिंपल सी बात हुई, जैसे हमने वहां पढ़ा था, वहां से उठाकर सीधे कहां पुट कर दिया, हमने इधर रख दिया ना। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गामा। तो गामा है हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। हियर गामा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारे पास, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है।
गामा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड इफ गामा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट वी नो दैट कि व्हाट इज द गामा सिंस वी नो, या फिर ऐसे लिख के चलें, ऐसे हेडिंग बना के लिखो कि प्रोपगेशन कांस्टेंट, कि इन आवर मीडियम फॉर आवर मीडियम जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे हेडिंग बना के लिखो क्या, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, गामा की बात कर रहे हैं। सिंस वी नो इन जनरल हमारे पास जो गामा स्क्वायर होता है वो किस तरह होता है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा न्यू, और फिर अंदर कितना आता है, सिग्मा प्लस का आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। दिस इज और गामा स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास, गामा स्क्वायर होता है। अगर इसमें गामा निकालूंगा तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास है, दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज आयोटा ओमेगा न्यू और इनटू कितना आ गया, ये सिग्मा प्लस का आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर कंडीशन लगानी है कौन सी वाली, ये वाली, यानी एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई, या बोल सकते हैं सिग्मा इज वेरी वेरी हाई, या बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू 1। अब कैसे लगाइए कंडीशन यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा है कि वो कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा। देखो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वी ऑल्सो नो दैट कि दिस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस का आयोटा बीटा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है, कि प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। हियर अल्फा इज क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, अल्फा क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज फेज कांस्टेंट, बीटा को हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, पहले इस मीडियम के लिए अल्फा और बीटा निकाल देते हैं, फिर दोनों को वैल्यू उठा कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, गामा निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका था यहाँ से हम गामा निकालें, यहाँ से निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या हो रही थी, मतलब कुछ हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि इस कंडीशन को कैसे लगाए हम। तो एक काम कर रहे हैं, पहले अल्फा निकाल देते हैं, फिर बीटा निकाल देते हैं, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, गामा निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इधर एक नई हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। हेडिंग क्या हो जाएगी, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, यानी अल्फा की बात हो रही है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा। सिंस वी नो इन जनरल जो अल्फा होता है क्या होता है बताओ, मैंने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए अल्फा का। अल्फा इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, ओमेगा इनटू दिस इज न्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस ब्रैकेट अंडर के अंदर कितना आता है, दिस इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना होता है 1, फिर माइनस कितना होता है 1, ब्रैकेट के बाहर है -1। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज, और इसके पावर कितना आता है 1/2 आता है। तो दिस इज अवर अल्फा, ये क्या हमारे पास अल्फा है इन जनरल, या फिर फॉर मोस्ट जनरल केस जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। नाउ हमें किसके लिए चाहिए, हमें ये कंडीशन लगानी है, यानी सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 1। इफ दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लार्ज, इट मीन इफ वी स्क्वायर इट तो इट बिकम मोर लार्ज, ये और बड़ी हो जाएगी, और इसमें हम 1 ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं ये अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना आ जाएगा ये दिस थिंग, यानी म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 और इंटू कितना आ जाएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें 1 ऐड करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इतना ही रहेगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर दिस इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन -1 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, और इसकी पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। अगेन दिस थिंग इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 1, तो इसमें से 1 माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी ये क्वांटिटी यहाँ पर उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज ओमेगा इंटू न्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 एंड इनटू कितना आ गया ये सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और इसकी पावर कितना आ गया ये 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, हाँ जी हो रही है, तो कर दो कैंसिल। देखो इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन क्या हो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है। एक काम करो, इस ओमेगा को अंदर ले आओ, और इस ओमेगा को मैं जैसे ही 1/2 पावर में, यानी रूट है, रूट के अंदर लाऊंगा तो अंदर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऐसे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज न्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा आ गया, और इसकी पावर कितनी आ गई ये 1/2 आ गई। ठीक है, देखो इस ओमेगा से एक ओमेगा क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा इक्वल टू आया वो कितना आ गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज माई एटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर, एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकल गया। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। क्वेश्चन आया है बहुत बार गेट में या फिर जैम में कि भैया बताओ कि फॉर कंडक्टिंग मीडिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट। It is zero or non-zero, and it is non-zero, and its value is under root of sigma nu omega divided by 2. Clear हुई इतनी बात? It mean when wave propagate in conducting media, then the amplitude of wave will decrease or will reduce with propagation. आई बात समझ में? तभी तो वहां पर क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट नॉन जीरो है। अगर जीरो होता तो उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा नॉन जीरो है। इसका मतलब जैसे जैसे वेव कंडक्टिंग मीडिया में क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विल बी डिक्रीज समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या करेगी, इस तरीके से इसका जो एम्पलीट्यूड है इस तरीके से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? पहले बहुत हाई है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लास्ट में कहीं जाके कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ आवर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड कैप डायरेक्शन एंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास, जेड डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो प्रोपेगेशन के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब कैसे डिक्रीज होगा, किस अमाउंट के साथ डिक्रीज होगा, वो आगे की बातें हैं। लेकिन यहां से हमें यह पता चल गया कि अल्फा इट नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन एटेन्यूएशन कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इट हैज वैल्यू अंडर रूट ऑफ सिग्मा ओमेगा न्यू डिवाइडेड बाय 2। इट मीन देयर विल बी एटेन्यूएशन ऑफ वेव। ठीक, तो अल्फा निकल गया। अगर अल्फा निकल गया, अब मुझे क्या चाहिए, बीटा चाहिए, यानी फेज कांस्टेंट चाहिए। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, फेज कांस्टेंट। तो यहां पर क्या लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी फेज कांस्टेंट यानी बीटा। अब बीटा के लिए भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूले को सीधे क्या कर दोगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बीटा निकल के आ जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट हेडिंग है इसके नीचे लिखना, फिर उसके बाद अब किसकी बात करते हैं, फेज कांस्टेंट की बात करते हैं। फेज कांस्टेंट यानी किसकी बात कर रहे हैं, बीटा की बात कर रहे हैं। तो फेज कांस्टेंट बीटा, हमने एक चीज़ पढ़ी है, बीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा ब्रैकेट दिस इज न्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ, यहाँ कितना आता है मेरे पास, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का 1, फिर प्लस का 1 अंडर रूट के बाहर, और दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और होल पावर कितना है 1/2। तो दिस इज अवर फेज कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, फेज कांस्टेंट है। बट दिस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू 1, सिंस जो मेरे पास सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन है वो क्या है, 1 से बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन हमने क्या कर रखी है, यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। तो इसे यहाँ अप्लाई करोगे तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी, यहाँ पर जो 1 है उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, और अंदर कितना आ गया ये एप्सिलॉन, सॉरी हाँ एप्सिलॉन इनटू न्यू, और अंदर कितना बच गया, दिस इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और इसकी पावर कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर अगेन से इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा अंदर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, सिंपल अंडर रूट ऑफ दिस इज सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक बार क्या दिखा हमको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो फॉर कंडक्टिंग मीडिया जो फेज कांस्टेंट और एटेन्यूएशन कांस्टेंट होती हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और वो कितनी होती है, सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और कभी कभी आपसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा मीडिया होता है जिसके लिए एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द मीडिया फॉर विच एटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट आर सेम इज नोन एज कंडक्टिंग मीडिया। सिंपल सी बात हुई। तो क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं और हमारा डेरिवेशन भी होता जा रहा है। ओके, तो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि बीटा इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा निकल गया और क्या निकल गया, बीटा निकल गया। अब गामा निकालने में कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं भाई, उठा के वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल जाएगा हमारा, गामा निकल जाएगा। तो अब कहीं पर भी जगह मिले आपको वहाँ कूद जाओ, इधर पर जगह मिलनी है कुछ, इसे मिटा दूँ मैं। नाउ आप लिख लो ना, लिख लो यार, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ना, ऐसे हटना, आप लोग इसे कमेंट करते हो फिर। तो देखो अब क्या है, नाउ प्रोपगेशन कांस्टेंट अल्फा विल बी, सॉरी गामा विल बी क्या हो जाएगा बताओ, गामा इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, अल्फा प्लस का आयोटा बीटा, एंड अल्फा इक्वल टू कितना है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का आयोटा अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये, सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, दोनों ओर से ये चीज़ कॉमन है, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया मेरे पास, 1 प्लस आयोटा आ गया। तो दिस इज माई गामा, तो ये क्या निकल गया हमारा, गामा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन कोई ऐसा तुकबंदी टाइप की हमारी बैठ नहीं रही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ से बड़ी फर्स्ट क्लास तुकबंदी बन रही है। कोई भी हमको कॉम्प्लिकेशन या बोलते हैं किसी भी तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमें देखने को या फिर फेस करने को नहीं मिल रही है, तो जैसे हाथ लगे, जैसे सिंपल हमारा हाथ लगे, वैसे हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, और गामा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाहर मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा है। ठीक, तो दिस इज अवर गामा एंड यू हैव टू पुट इट इनसाइड ए ब्रैकेट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो। ओके, याद करने का तरीका क्या है, अल्फा बीटा याद है, और गामा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अपने आप ही गामा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी। देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, फेज कांस्टेंट निकाला। फेज कांस्टेंट निकाल दिया तो फेज वेलोसिटी भी निकाल ले एक बार। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, तो हिंट डालो क्या, फेज वेलोसिटी। तो कुछ चीज़ें मिटाऊं, इसे मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला हो गया, वो ले लो स्क्रीनशॉट। हेडिंग क्या है हमारी, अब नेक्स्ट हेडिंग है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यू, यानी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडिया में प्रोपेगेट करेगी वो वेलोसिटी क्या होगी। सिंस वी नो दिस वेलोसिटी यू इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाई बीटा होता है। भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, बीटा इक्वल टू हमें पता है कितना है, ये है, वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। सो यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, ओमेगा डिवाइडेड बाई दिस इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा न्यू ओमेगा, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है, अगर मैं इसको ऊपर पहुंचाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ, एंड दिस इज सिग्मा न्यू ओमेगा, ऐसा कुछ आएगा। एंड यू इक्वल टू आ गया कितना, इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा, और डिवाइड में कितना आ गया, ये सिग्मा इंटू न्यू आ गया। ठीक है, सॉरी सिग्मा इंटू न्यू आ गया। ठीक है, ये अंदर ओमेगा स्क्वायर जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर वही लिख दिया मैंने, वाह, दिस इज न्यू। इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, और या फिर 2 पाई एफ के बराबर होता है। कितना आ जाएगा ये, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ और इंटू एफ बीच में, और नीचे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू न्यू। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना आ गया मेरे पास। वैसे ओमेगा के टर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लिख लो, इसको याद करना। ठीक है, ये याद करना, क्योंकि ओमेगा के टर्म में लिखने में ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। सॉरी क्या होता है, ज़्यादा फायदे में रहते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ दिस इज 4 पाई एफ, और डिवाइड में कितना आ गया, सिग्मा इंटू न्यू आ गया। ठीक है, तो दिस इज माई फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी निकल गई, यहाँ से हम क्या निकाल दें, अब वेवलेंथ निकाल दें। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी मेरे पास, वेवलेंथ। वेव लेंथ, तो वेव लेंथ लैम्डा विल भी क्या होता है, 2 पाई बाई बीटा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है,
2 पाई बाई बीटा होता है, ओके सॉरी 2 पाई बाई बीटा, और बीटा कितना है मेरे पास, ये रखा हुआ है तो रख दो यहाँ पर 2 पाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, सॉरी कितना आ जाएगा, सिग्मा न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो दिस इज माई लैम्डा, या बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ कंडक्टिंग मीडिया, सॉरी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया। ठीक, ओके, अब छोटी छोटी बातें समाप्त हो चुकी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है हमारे पास क्या, वेव इंपीडेंस। वेव इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, तो किसे मिटाऊं, ये मिटा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हिंट डालो क्या, वेव इंपीडेंस। देखो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, वेव इंपीडेंस, वेव impedance। Since we know wave impedance is defined as eta equal to कितना होता है, eta equal to magnitude of electric field divided by magnitude of h, and this is also equal to amplitude of electric field divided by amplitude of magnetic field। ऐसे हमने कुछ डिफाइन किया था हमने किसको, eta को। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था, डेफिनेशन से निकल के आया था। एक और मोर जनरल फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, दैट इज eta इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा न्यू डिवाइडेड बाई गामा, और एक और फॉर्मूला डिफाइन किया था हमने क्या, ईटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा अंडर रूट ऑफ न्यू अपॉन एप्साइन नॉट, और कितना था हमारे पास नीचे अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस का आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्साइलन। एंड दिस फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट। ये वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो क्या था, इन जनरल था, लेकिन अभी हम बात किसके लिए कर रहे हैं, फॉर कंडक्टिंग मीडिया के लिए क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर मैं किसकी बात करूँ, फॉर कंडक्टिंग मीडिया, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, तो कंडक्टिंग मीडियम में सिचुएशन क्या होती है कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 1। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखो क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ से मेरे पास नाउ जो वेव इम्पीडेंस ईटा इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट पूरे में ले लूँ तो दिस इज न्यू डिवाइडेड बाय कितना है ये एप्सिलॉन है, और अंदर कितना है ये 1 माइनस का आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ऐसा कुछ है। अब देखो ये जो पूरा टर्म है ये 1 से बहुत बड़ा है, तो इसकी जगह में सिर्फ इतना बचेगा ये वाला, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज न्यू अपॉन, इसमें से इस 1 को मैं 1 में से इतना प्लस करूँ या इतना माइनस करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, दिस इज माइनस का आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन बच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एप्सिलॉन है तो इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन क्या हो गया मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू आ गया, या फिर वेव इंपीडेंस इक्वल टू आ कितना, दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा ऊपर गया तो दिस इज, और माइनस भी इधर भेज दो तो माइनस का कितना हो जाएगा ये न्यू इंटू ओमेगा, और डिवाइड में कितना आ गया ये आयोटा इंटू सिग्मा आ गया। ठीक है, इस आयोटा को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल गिव अस, तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ गया सिग्मा आ गया। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर वेव इंपीडेंस इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्या लगा दो यहाँ पर स्टार लगा दो, जितने ब्रैकेट के अंदर है वो सारे फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, ये जैम के, गेट के, नेट के, या आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ना उनके सिंपल से क्वेश्चन है ये। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन करने को बोलेगा वो, ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए आप पूरा लिख दोगे, लेकिन ये जो बॉक्स के अंदर है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा सीधे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक, कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, आयोटा न्यू ओमेगा अपॉन सिग्मा का क्या रूट आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि दिस ईटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ईटा है हमारे पास वो कैसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। किसके टर्म में लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस ईटा इज, जो ईटा है मेरा वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब अगर मैं किसकी बात करूं, इन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म की बात करूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ से ईटा निकालूंगा तो ईटा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा ईटा। ऐसा हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। एंड हियर थीटा ईटा इज आर्गुमेंट ऑफ
ईटा। ठीक है, थीटा ईटा क्या होता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ ईटा होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा, फिर क्या निकालते हैं, थीटा ईटा। दोनों को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ईटा इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगा। ये निकालने के भी दो तरीके हैं हमारे पास। देखो, एक पहले जो क्या बोल सकते हैं पारंपरिक तरीका है उसको देखते हैं, फिर एक जो थोड़ा बहुत रटने वाला तरीका है फिर उसको देखेंगे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसको देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा, ये क्या है मेरे पास, जो ईटा है वो क्या है मेरे पास, देखो सिंस वी नो वी हैव ईटा इक्वल टू कितना है, दिस इज अंडर ऑफ आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इज इक्वल टू, ये अंडर तो ऐसे रहा, और अंदर कितना आ जाएगा, ये अंडर ऑफ क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है 0, तो सिर्फ कौन सा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो कितना आ जाएगा ये न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। इस स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे काटते नहीं है, बस दिमाग में चलो। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, अंडर ऑफ न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। तो दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा ईटा निकालना है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ ईटा निकाल। जो थीटा ईटा है ये क्या है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ ईटा है। और हम सब जानते हैं जो हमारे पास ईटा है वो कितना है, सिंस वी नो जो ईटा है हमारे पास वो मेरे पास कुछ ऐसा है कि अंडर ऑफ, ये मेरे पास क्या है देखो, आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना है, ईटा है, सॉरी डिवाइड में कितना है, सिग्मा है। तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर ऑफ 0 प्लस का आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइड में सिग्मा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब इस अंडर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अज्यूम करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल दिया हमने, जेड बोल दिया। तो लेट अस अज्यूम जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस का आयोटा न्यू ओमेगा डिवाइड में कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस जेड का आर्गूमेंट निकाल देते हैं, और जब ईटा का आर्गूमेंट निकालना होगा क्या कर देंगे, उसकी पावर कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालूं, आर्गूमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m पाई एंड प्लस का प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। एंड वी कैन सी दैट कि दिस जेड इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज this part is also positive, this part is also positive, real and imaginary part both are positive, it mean our z is lie in first quadrant। कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आवर आर्गुमेंट ऑफ z, या बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा, किसका बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z एंड हियर जो m है मेरे पास वो क्या होता है, 0 + -1 + -2 ऐसा कुछ होता है, एंड सो ऑन। तो फॉर सिंपलेस्ट केस वी आर चूजिंग m इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम पिछले 3-4 लेक्चर से इसको बहुत बार कर चुके हैं। ऐसा है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो m की जो कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ये टर्म 0 हो जाएगा, और इक्वल टू इस जो कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा आ जाएगा। और अल्फा क्यों आया, बिकॉज आवर z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पर है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑटोमेटिकली इसको जो कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट, यानी कितना है मेरे पास देखो, दिस इज ओमेगा न्यू अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आ गया कितना, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू दिस इज अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, पाई पर होता है, कहाँ पर होता है, सॉरी π/2 पर होता है। तो यहाँ से मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
π/2 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2। मुझे निकालना क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 1/2 निकालना है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 1/2, मुझे ये जो चाहिए, बिकॉज z इक्वल टू कितना है, इतना है, और z की पावर 1/2 का मुझे क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ये जो मेरे पास पावर में है कहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो दिस 1/2 और इंटू कितना आ जाएगा, ये आर्गुमेंट ऑफ z, तो दिस विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z कितना है मेरे पास, π/2 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा π/2, तो दिस इज इक्वल टू π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया मेरे पास, π/4 यानी 45 डिग्री। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया जो थीटा ईटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, और उसको पूछने का एक और तरीका रहता है, अभी हम उसको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 1/2 यानी ये क्या निकल गया मेरे पास, थीटा ईटा। तो थीटा ईटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, π/4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू उठा से उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो ईटा इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, मॉड ऑफ ईटा, इसको कितना है, इसकी वैल्यू इतनी है, ये मैं पता है, इसको ऐसे रहने दो, और ई की पावर कितना आ जाएगा, ये आयोटा इंटू π/4 आ जाएगा। तो दिस इज माई ईटा, ये क्या निकल गया मेरे पास, ईटा निकल के आ गया। अब देखते हैं कि भैया इसको एक और तरीका था निकालने का, क्या था हमारे पास, हमको सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि थीटा ईटा इक्वल टू कितना होता है, 1/2 tan इनवर्स सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। तो सिंस सिग्मा टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस होल टेंस टू इन्फिनिटी, तो थीटा ईटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 एंड π/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, π/4। ठीक है, बस इतना ही खेल था। ये क्या था, एक पारंपरिक तरीका था, और ये क्या था, हम कितना याद रख सकते थे। इसी चीज़ को हम और करके ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि थीटा ईटा का सीधा क्या लगा दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। ओके ना, एक चीज़ और डिस्कस की थी हमने, दैट इज लॉस टेंजेंट। लॉस टेंजेंट डिस्कस की थी हमने, लॉस टेंजेंट क्या होता है, लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट इज थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/2 थीटा ईटा इक्वल टू 1/2 थीटा, ऐसा कुछ होता है। थीटा ईटा इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड लॉस टेंजेंट थीटा इक्वल टू इसका ट्वाइस यानी कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस ये याद करने को था। इसका हमने फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये क्या दिखाता है, ये हमने डिस्कस किया ही नहीं है और अभी कर भी नहीं रहे हम। ठीक है, बस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लॉस टेंजेंट कितना होता है। ठीक है, इतना होता है इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया। ठीक ना, अब आगे बात करते हैं, इस जो π/4 यहाँ पर निकल के आया है, ये और चीज़ हमें क्या बता रहा है उसका हम डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वेव फंक्शन में जाना पड़ेगा, यानी जो ई और एच के वेव फंक्शन होते हैं फॉर कंडक्टिंग मीडिया, वो क्या होते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। देखो नाउ नेक्स्ट हेडिंग हो क्या, वेव फंक्शन ऑफ ई एंड एच इन कंडक्टिंग मीडिया। हेडिंग लिखो, वेव फंक्शन ऑफ ई एंड एच इन कंडक्टिंग मीडिया, इन कंडक्टिंग मीडिया। देखो सिंस वी नो इन जनरल क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो कितना होता है, एंड हियर वी आर अज्यूमिंग दैट, तो इसके नीचे से लिख देना कि हियर वी आर अज्यूमिंग दैट कि आवर वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड कैप डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स कैप डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इज वाई कैप डायरेक्शन एंड आवर वेव इज प्लेन वेव। जो हमारी वेव है वो किस नेचर की है, प्लेन वेव नेचर की। एक सिंपलेस्ट केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक, और वो बहुत पहले से लेके चल रहे हैं, हम कम से कम 5-6 लेक्चर पहले से लेके चल रहे हैं। और इनटू कितना आ जाएगा ये, और ई की पावर माइनस का अल्फा जेड एंड ई की पावर दिस इज आयोटा, और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा ओमेगा टी एंड माइनस का बीटा जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या है मेरे पास एक्स कैप। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोलते हैं वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया। एंड हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, दिस इज सिग्मा
न्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। तो यही हो जाएगा। अगर मैं इसका कौन सा फॉर्म देखूं, रियल फॉर्म देखूं, तो रियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ई नॉट ई की पावर माइनस का अल्फा जेड कॉस आ जाएगा इसका, कॉस दिस इज ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी एक्स कैप। दिस इज कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन एंड दिस इज रियल वेव फंक्शन। नाउ अब बात करते हैं किसके लिए, नाउ एंड जो मेरे पास h होता है वो कितना होता है, h इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा एंड ई की पावर माइनस का अल्फा जेड एंड ई की पावर कितना हो जाएगा, ये आयोटा ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वाई कैप आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, तो उठा के रख दो यहाँ पर। तो दिस इज ई नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा, और ये ई की पावर क्या है मेरे पास, आई पाई बाई 4 है, ये ऊपर जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस का अल्फा जेड, ये तो ऐसे रहा, एंड ई की पावर आई बाहर ले लो, तो दिस इज ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड एंड माइनस कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 4 एंड डायरेक्शन विल बी वाई कैप। अगर मैं इसका क्या देखूँ, रियल फॉर्म देखूँ, तो रियल फंक्शन क्या हो जाएगा, तो दिस विल इसका रियल पार्ट यानी ई नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा एंड ई की पावर माइनस का अल्फा जेड, और इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉस ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड एंड माइनस का पाई बाई 4। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मेरे पास है पाई बाई 4 है, यहाँ पर जो ईटा थीटा की वैल्यू है, थीटा ईटा की जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से देखो, एक बार h को देखो, इस h को देखो, और एक बार इस e को देखो, क्या दिख रहा है दोनों में, दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है, दोनों के फेज के बीच क्या है, डिफरेंस है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इन ए सेम फेज, दे आर इन ए डिफरेंट फेज, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू पाई बाई 4। किसके बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। ये क्वेश्चन सीधे आता है कि कोई एक वेव किसी एक कंडक्टिंग मीडिया में ट्रेवल कर रही है, बताओ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा, और कौन लैग कर रहा होगा और कौन अहेड होगा। कौन लैग कर रहा है, यहाँ पर एच क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि माइनस है, एच क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और जो ई है वो लीड कर रहा है। ठीक है भाई, बात आई समझ में। और इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो हमारा ईटा आया वो क्या आया, कॉम्प्लेक्स आया। हमने ये पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रटने वाला था कि व्हेन एवर और वेव इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स then there will be some phase difference between electric field and magnetic field and we can see it clearly from here। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, उसको साफ साफ देख सकते हैं। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस है, यानी जो मेरे पास h होगा वो पाई बाई 4 पीछे होगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी को आप जो मैं बोल रहा हूँ मुँह से अपनी भाषा में यहाँ पर क्या कर देना, नोट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, हमें ये देखने को मिली, देखो ये चीज़ देखो, ये चीज़ मुझे क्या दिखा रही है कि दिस थिंग रिप्रेजेंट अस कि विथ प्रोपगेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज विथ ई की पावर माइनस अल्फा जेड। किस तरह डिक्रीज कर रहा है, ई की पावर माइनस अल्फा जेड के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे वेव क्या कर रही है, जेड एक्सेस में प्रोपगेट कर रही है, यानी वेव क्या हो रही है, एटेन्यूएट हो रही है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन डेप्थ, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन नेट में आता है, गेट में आता है, जैम में आता है, और भी जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहां पर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, बोल देगा कि व्हाट इज स्किन डेप्थ, वहां पर तो आप कुछ ना कुछ समझा दोगे। लेकिन अगर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे नेट है, गेट है, जैम है, अगर वहां पर आपको स्किन डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो आपको स्किन डेप्थ क्या होता है वो समझना ही पड़ेगा, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। जो हमारा नेक्स्ट एम होने वाला है वही होने वाला है कि इन कंडक्टिंग मीडिया जो स्किन डेप्थ होती है वो कितनी होती है। मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो स्किन डेप्थ क्या दिखाता है, स्किन डेप्थ दिखाता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक कंडक्टिंग मीडिया के अंदर कितने अंदर तक जा सकती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। या बोल सकते हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आई, यहाँ कॉपर की शीट लगी हुई है ऐसे मोटी चौड़ी, और यहाँ से आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे टकराई, तो इस कॉपर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने अंदर तक जा सकती है, उसका मेजरमेंट कौन करता है, स्किन डेप्थ करती है। ठीक है, तो स्किन डेप्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट विल बी आवर नेक्स्ट एम
एंड एज वेल एज नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं हम यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। और आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है कि मैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया ये समझ में आया होगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा था, तो मेरा आंसर होगा जो जनरल केस वाला था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो कौन सा है, कंडक्टिंग मीडिया है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो फ्री स्पेस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सारे जो लेक्चर हैं 3 लेक्चर, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, सॉरी जो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका नंबर कहाँ है, चौथा है। लेकिन कंडक्टिंग मीडिया और सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला भाई जो जनरल केस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर वो आ गया तो सब आगे। फिर कंडक्टिंग मीडिया, फिर फ्री मीडिया और फ्री स्पेस, फिर उसके बाद लॉसलेस। ठीक, तो ये क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया था। और अब हमने लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से वो अलग अलग मीडिया में क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। एक स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम जम के, और मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि कुछ क्या लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, ताकि आपके साथ क्या हो जाए, कुछ इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, नीचे कमेंट बताओ सही रहेगा नहीं रहेगा। सही रहना चाहिए वैसे लाइव क्लास में। देखते हैं कुछ ऐसे बंदोबस्त करते हैं, कुछ पेपर लाता हूँ मैं ना, तो पेपर ला के एक बढ़िया करके यहाँ पर ऐसे ऊपर से मोबाइल रख के नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ताकि अगर लाइव में क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और कुछ क्वेश्चन मैं इधर उधर से जो मतलब क्या करूँगा, बंदोबस्त करूँगा उनका, और फिर नए क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है उन्हीं से लाएंगे, जैसे मैक्सवेल चल रहा था ना, तो मैक्सवेल इक्वेशन से आए क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी हम उसको फ्रेशली पढ़ रहे हैं ना। जो हमने 4 महीने पहले पढ़ा है हो सकता है हम उसको भूल गए होंगे, लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने अभी पढ़ा, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।